देखो, मैं इस मूवी को द बेस्ट मूवी का टाइटल तो नहीं दूंगा और उसके लिए मेरे पास एक रीज़न भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बायोपिक मूवी के बारे में जिनका नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, जिन्होंने इस दुनिया को सबसे पहले अपना एटॉमिक बॉम्ब दिया था। इस मूवी में हम उनकी पूरी इस जर्नी को जानेंगे। और हाँ, मैं तुमको पहले ही बता दूं कि अगर तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें यह मूवी देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो देर किस बात की, फ़ोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के शुरुआती दौर में हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी बोर्ड के सामने डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपना बयान दे रहे हैं, जिसके थ्रू हम उनकी पूरी कहानी को जानते हैं कि कैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया को अपना सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब दिया। और साथ ही साथ हम उनके पर्सनल मैटर्स, एंजाइटी और मैथमेटिक्स के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने कॉलेज के समय से ही वो लैब के काम में तो अच्छे नहीं थे, पर वो थ्योरीज के मामले में बहुत ही अच्छे थे। और देखो, मुझे ये लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ही फ़र्क होता है। खैर, कहानी में आगे हम ये देखते हैं कि कैसे उनको प्रोजेक्ट मैनहट्टन के लिए हायर किया गया, जिसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम बनाई ताकि वो अपने ट्रिनिटी टेस्ट को सक्सेसफुली अंजाम की राय मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। इसीलिए हर एक चीज़ को बारीकी से जांचने के बाद ही उस पर काम किया जा सकता है। इसी के चलते टीम थोड़ी सी बिखरने लगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने टीम को छोड़ने का फैसला भी लिया, पर हमारे ओपेनहाइमर सर नहीं रुके, उन्होंने अपना काम जारी रखा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिक्स और कुछ जासूसों की भी एंट्री हुई। 40,000 लोग मारे जाएंगे। पर देखो, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। बॉम्ब लॉन्च के 15-30 दिनों के बाद भी वहाँ पर लोग कॉन्टीन्यूसली मर रहे थे। उतने दिनों में वहाँ पर लगभग 1,20,000 लोग मारे जा चुके थे। जैसे कि हमने किताबों में पढ़ा था कि बॉम्ब लॉन्चिंग के बाद हवा में केमिकल्स इतने ज़्यादा तौर पर घुल चुके थे कि वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बॉम्ब लॉन्चिंग के बाद लॉस एलमोस के लोग तो बहुत खुश थे, पर इन सब चीज़ों को देखने के बाद डॉक्टर ओपेनहाइमर को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि उनके हाथ बहुत मासूम के खून से रंगे हुए हैं। वो हिरोशिमा नागासाकी में ना रहते हुए भी अपनी आंखों से उनकी हालत देख सकते थे। उनकी आंखों के सामने उनकी जली हुई बॉडीज हमेशा घूम रही थी, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनको वो गिल्ट महसूस हो रही थी, जिसको ठीक करने के लिए वो देश विदेश में न्यूक्लियर डेवलपमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके एडवोकेट बन गए। जिसके बाद और भी ज़्यादा झमेले शुरू हो गए, क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ओपेनहाइमर अपने ही देश से गद्दारी कर रहे हैं, जहां इसका फ़ायदा उठाया लुईस स्ट्रॉस ने, जिसको प्ले कर रहे थे हमारे आर्ट डीजे सर। क्योंकि कुछ समय पहले ओपेनहाइमर ने सबके सामने स्ट्रॉस का मजाक उड़ाया था। ओपेनहाइमर तो इस बात को भूल गए और स्ट्रॉस को वो बात अभी भी याद थी, जिसके चलते उन्होंने ओपेनहाइमर की रेपुटेशन और ज़िंदगी को तो मानो लगभग मिट्टी में ही मिला दिया था। अभी इसके बाद ओपेनहाइमर की थोड़ी इंटेलिजेंस के चलते उनके देश के प्रति लॉयल्टी और वफादारी तो साबित हो गई, पर उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस उनसे पूरी तरीके से छीन ली गई, जिसकी वजह से उनका करियर मानो ख़त्म सा ही हो गया। देखो, मैं इस मूवी को द बेस्ट मूवी का टाइटल तो नहीं दूंगा और उसके लिए मेरे पास एक रीज़न भी है। पर पहले अगर हम बात करें इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी के बारे में, जो कि बहुत ही लाजवाब है। इस मूवी के अंदर तुम कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो। सिलियन मर्फी ने इस मूवी को अपने कंधों पर लिया हुआ है, पर यहाँ पर उनका साथ देते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर और एमिली ब्लंट, जो कि कैरेक्टर से इतना सा भी नहीं हिलते। क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को कुछ इस तरीके से डायरेक्ट किया है जिसको देखकर तुम्हें तो मज़ा बहुत आएगा। मूवी की हर एक कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 10 सेकंड भी स्किप कर देते हो तो तुम्हें वो चीज़ नहीं समझ आएंगी। इस मूवी में छोटी छोटी डिटेल को ऐड किया गया है, जिसका एग्जाम्पल हम तभी देख लेते हैं जब वो बॉम्ब टेस्टिंग वाला सीन आता है। वो सीन तुम रियलिटी में भी देख सकते हो, क्योंकि हम सब तो ये जानते ही हैं कि लाइट की स्पीड साउंड के स्पीड से बहुत ही फास्ट है, इसीलिए इस सीन पर मिलती है। और इस मूवी में तुम उन साइंटिस्ट को भी देख सकते हो जिनको हमने सिर्फ किताबों में देखा था, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, मैक्स बॉर्न एक्सेट्रा। इस मूवी में तुम ये देख सकते हो कि गिल्ट के साथ जीना क्या होता है। इस वक्त पर उनके एक साथी ने उनसे ये कहा कि यह धमाका हमारे अनुमान से भी बहुत बड़ा होगा। उसी वक्त से वो इस बात पर खो गए और बॉम्ब लॉन्चिंग एक 18+ सीन के अंदर भगवत गीता को ऐड किया गया है। उस सीन में भगवत गीता को जिस तरीके से दिखाया गया है, आई थिंक वो उचित नहीं है। देखो, चाहे वह भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ ही क्यों ना हो, उसको इस तरीके से दिखाना बहुत ही बुरी बात है।
बस इस सीन के अलावा मूवी बहुत ही सही है। सो अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो जाओ जाकर देख लो, और अगर देख ली है तो मुझे अपना ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।